प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल्स जो लगा रहे थे आप, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 29 क्वेश्चन तक, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे। और अभी हम लोगों ने फिलहाल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं, बाकी तो करीब करीब लगभग सारे प्रकार के क्वेश्चन हुए। आज हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ जो आपके पूछे गए क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले 30 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि कल 29 तक किया था तो आज 30 से स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर समझते हैं आप, क्या करता है अपचाई ट्रांसफार्मर? अपचाई ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। पर यूज ये अल्टरनेटिंग सर्किट में ही होगा, डीसी सर्किट में नहीं यूज होगा। तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 20:1 है। मैं एक काम करता हूं, छोटा सा एक आपके समझने के लिए ऐसे ही एक फिगर बना लेता हूं। ये आपको तो पता है ट्रांसफार्मर का इस तरीके का सिंबल बनाया जाता है, ये इस तरीके से 2 कॉइल्स होती हैं ट्रांसफार्मर में। इस कॉइल को हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल और इस कॉइल को कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी का जो भी चीज होगा उसके साथ P सफिक्स लगा के लिखेंगे और सेकेंडरी कॉइल का जो कुछ भी हम यूज करेंगे उसको हम S सफिक्स लगा के लिखेंगे। प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 20:1 है। तो प्राथमिक में फेरों की संख्या मतलब NP, द्वितीयक में फेरों की संख्या मतलब NS, और ये रेशियो कितना दिया गया है 20:1 का। मतलब प्राथमिक में अगर 20 फेरे हैं तो द्वितीयक में 1 फेरा है केवल, बस ऐसा ये दिया गया है। इस प्रकार का रेशियो है। और आपको बताया भी गया है कि अपचाई ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसकी प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, और वैसा ही है। देखो यहाँ पर अनुपात 20:1 है। जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि निवेशी वोल्टेज, जिसे आप इनपुट वोल्टेज भी कहते हैं, उसको कहाँ अप्लाई करते हैं आप, प्राइमरी कॉइल में कि सेकेंडरी कॉइल में? इनपुट कहाँ देते हैं? इनपुट हम प्राइमरी में देते हैं, सेकेंडरी से हम आउटपुट ले जाते हैं निकाल करके। तो उन्होंने बोला कि 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है। अब याद रख लीजिएगा आगे से, इनपुट आप कहाँ देते हैं? प्राइमरी कॉइल पे, और आउटपुट कहाँ से निकालेंगे हम? सेकेंडरी कॉइल से। समझ में आ रहा है? तो जैसे आपके कई लोकेलिटी में भी एक कोई ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो जो पावर हाउस से लाइन आई है उसको कहाँ जोड़ा जाएगा? प्राइमरी कॉइल में लगाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी आउटपुट हमको लेना है, वो आपको पहुंचाना है। तो वहाँ सेकेंडरी, आपके घरों का जो कनेक्शन होगा वो सेकेंडरी कॉइल में होगा, ठीक है। 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है। 250 वोल्ट का वोल्टेज हम कहाँ लगाते हैं? प्राइमरी कॉइल में। तो इसको क्या लिखा जाए? Vp = 250 वोल्ट। नहीं समझ में आया? ओके, लगाया जाता है तो निर्गत धारा 8 एम्पियर होती है। अब निर्गत धारा कहाँ मिलेगी आपको? सेकेंडरी कॉइल में कि प्राइमरी कॉइल में? निर्गत यानी कि उससे निकल रही है। अब निकल के कहाँ से जाएगी? सेकेंडरी कॉइल से। तो आउटपुट करंट उन्होंने दी गई, निर्गत धारा 8 एम्पियर होती है। आउटपुट करंट को किससे रिप्रेजेंट करें? IS से रिप्रेजेंट करें। कितनी है ये? 8 एम्पियर। 100% दक्षता मानकर, 100% दक्षता का मतलब है ये पावर को एक भी ना तो कम करता है और ना ज्यादा करता है। ज्यादा तो कर ही नहीं सकता, कम नहीं करता पावर को, ये आप मान लें कि इसकी जो इफिशियंसी है ट्रांसफार्मर की वो 100% है। जितनी पावर आप इनपुट में देते हैं उतनी पावर आउटपुट में बाहर मिलती है मुझको। अगर 100% दक्षता मान ली जाए तो गणना कीजिए। नंबर 1, प्राथमिक कुंडली में धारा आपको पता लगानी है। प्राथमिक कुंडली में आपको धारा पता लगानी है, मतलब IP = ? प्राथमिक कुंडली में धारा मतलब करंट इन प्राइमरी कॉइल, IP हमको मालूम करना है। दूसरा, निर्गत शक्ति मालूम करनी है। निर्गत शक्ति आपको मालूम करनी है। आउटपुट पावर आपको मालूम करनी है, तो पावर आउटपुट ये हमको मालूम करना है। नहीं समझ में आई बात? अच्छा, अब ये 2 चीजें मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे देखिए। सबसे पहला, अब ये बताएं मुझे कि क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्या ये चीजें सब कुछ समझ में आ गई आपको? ठीक। अब सबसे पहले हमको VPIS IP मालूम करना है।
है कोई फॉर्मूला आपके पास इसमें इनमें से कोई भी क्वांटिटीज को यूज करके हम आईपी फाइंड आउट कर सके? परिणमन अनुपात के लिए जब लेसन स्टार्ट किया था तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, आज एक बार और लिखेंगे ताकि एक बार सभी बच्चों को फिर से आइडिया मिल जाए। NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP इज इक्वल टू ES अपॉन AP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ये याद आया आपको? करंट में बाकी सबका S ऊपर रहेगा, करंट का P ऊपर रहेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज घटती है तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, व्युत्क्रमानुपाती है, इस वजह से। तो ये में से कोई फॉर्मूला आप यूज कर लें यहां पर, तो मुझे लगता है कि मैं यूज करूंगा NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। ठीक है ना? NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, ये वाला टर्म हम यूज करेंगे। सॉल्व करिए। NS अपॉन NP, क्या आप बता सकते हैं NS अपॉन NP की जगह क्या लिखे हैं? देखो NP अपॉन NS है 20 अपॉन 1, तो NS अपॉन NP क्या होगा? 1 अपॉन 20। IP अपॉन IS, IP बेटा कितना है? 8 एम्पियर। IS कितना है? IS 8 एम्पियर है, IP मालूम करना है। अच्छा, IS 8 एम्पियर है, IP हमको मालूम करना है। अच्छा, आपको क्या लगता है करंट बढ़ेगी कि घट जाएगी? 8 एम्पियर प्राइमरी कॉइल की, सेकेंडरी कॉइल की करंट 8 एम्पियर है, तो प्राइमरी कॉइल की करंट 8 से ज्यादा आएगी, कम आएगी, कैसे आएगी? कैसे मालूम कम आएगी? अरे कितना सिंपल है भैया। ट्रांसफार्मर कौन सा है बताओ? अपचाई। वोल्टेज को क्या करेगा? कम करेगा, तो करंट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट क्या होगी? बढ़ेगी, यानी सेकेंडरी से प्राइमरी में कॉइल करंट कैसी होगी? कम होगी। कुछ उल्टा हो रहा है क्या? फिर से एक बार देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर अपचाई है, वोल्टेज को क्या करेगा? घटाएगा। इसका मतलब करंट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाने पर करंट बढ़ाएगा ना, पर सेकेंडरी से प्राइमरी पर आओगे तो करंट घटेगी नहीं। फिर भाई प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाने पर करंट बढ़ रही है, तो सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ आओगे तो करंट का क्या होगा? घट जाएगी। तो सेकेंडरी में अगर करंट 8 एम्पियर मिल रही है तो प्राइमरी में और कम मिलनी चाहिए। फिर तो हमें सॉल्व करके देखिए और ऐसा ही मिलेगा आपको। ये 8 यहां पर आ जाएगा। इस तरह से IP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 अपॉन 20। 0 हटाया, एक अंक पे पॉइंट लगा दिया। IP की वैल्यू आ जाएगी 0.4 एम्पियर। समझ आ गया? इस तरीके से प्राइमरी कॉइल में जो करंट थी आपकी 0.4 एम्पियर, सेकेंडरी कॉइल में जाकर के वो करंट आपको कितनी मिल रही है? 8 एम्पियर मिल रही है। समझ आ रहा है आपको? 20 गुना ज्यादा करंट आपको मिल रही है, क्योंकि ये 20 गुना वोल्टेज को क्या करेगा? कम करेगा। अपचाई ट्रांसफार्मर जो है, अपचाई ट्रांसफार्मर को अंग्रेजी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक, समझ में आया? ये कहां लगा होगा? पावर हाउस में या आपके घर के आसपास? पावर हाउस में लगेगा। ये आपके घर के आसपास लगेगा। पावर हाउस में तो वोल्टेज को और बढ़ा के हम भेजते हैं, यहां पर उसको कम कर लेते हैं। आकर के सब बताया गया है आपको, आप भूल जाते हैं। चलिए खैर, IP की वैल्यू निकल आई। अभी पावर आउटपुट चाहिए मुझे। सेकेंड पार्ट, पावर आउटपुट। पावर आउटपुट, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई, P बराबर VI। तो पावर आउटपुट यानी कि सेकेंडरी कॉइल में पावर चाहिए, तो VS इंटू IS। नहीं समझ में आया? और इस क्वेश्चन में एक चीज और देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये भी बोला है कि ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी, उसकी जो दक्षता है वो 100% है। 100% का मतलब प्राइमरी कॉइल में जो पावर होगी वही पावर आपको कहां मिलेगी? सेकेंडरी कॉइल में। इसका मतलब है कि अगर हम ये पावर VP इंटू IP से निकाले तो भी सेम वैल्यू मिलनी चाहिए हमको। भाई उन्होंने पावर आउटपुट पूछी है, ठीक है, अच्छी बात है, पर आउटपुट पावर और इनपुट पावर तो सेम होगी ना। क्यों सेम होगी? क्योंकि इस ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी उन्होंने दी है? 100%। और 100% दक्षता का मतलब है पावर को ये कम नहीं करेगा, तो जो पावर आउटपुट में मिलेगी वही पावर तो इनपुट में मिलेगी आपको। अब
इससे निकालना आसान हो तो इससे निकाल लो, इससे निकालना आसान है तो इससे निकाल लो। आप देखो वीपी मालूम है, आईपी मालूम है, आप इससे बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो क्या वीएस और आईएस नहीं मालूम है? आईएस मालूम है, पर वीएस के लिए फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू लिखिए और डायरेक्टली पावर पा जाइए, और या तो फिर आप पहले क्या करो, पहले आप वीएस निकालो और फिर वीएस इंटू आईएस करके तब आप पावर आउटपुट पता लगा सकते हो। तो हमें तो सीधे सीधा लगता है ना, आप इसी से निकाल लो। और वैसे भी पावर इनपुट और पावर आउटपुट आपस में कैसे हैं इस क्वेश्चन में? फिलहाल बराबर है, बिकॉज द ट्रांसफार्मर हैज द एफिशिएंसी 100%। मतलब जितनी पावर इसको हम दे रहे हैं उतनी पावर ये फिर आपको वापस कर रहा है। तो इसकी इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों आपस में सेम होंगी। तो आप यहीं से निकाल लो, कैलकुलेशन भी आसान रहेगी, ज्यादा गणना नहीं करनी पड़ेगी। वीपी की वैल्यू क्या लिखें हम? 250 वोल्ट। आईपी की वैल्यू क्या लिखें? 0.4। सॉल्व कर लिया, 0 25 चौके 100, एक अंक पे दशमलव। इस तरीके से पावर कितनी आ गई इसकी? 100 वॉट। ठीक है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 30। आपको प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी हम दे रहे थे? 0.4 एम्पियर। तो सेकेंडरी में वो कितनी मिल रही है? 8 एम्पियर। प्राइमरी कॉइल को हम पावर कितनी दे रहे हैं? 100 वॉट। सेकेंडरी में भी पावर कितनी मिल रही है? 100 वॉट। ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 वॉट मिलेगी अगर हम 100 वॉट देंगे? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि उसकी जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की वो 100% है। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप समझ गए हैं फिलहाल। तो चले हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31। और क्या अब हम ये इरेज कर दें यहां से? ठीक है ना? अब इसे याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में इनका बहुत यूज होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात यानी कि आर की वैल्यू मींस NS/NP का मान 12.5 है। नोट कर लेते हैं, परिणमन अनुपात मतलब NS/NP। इसमें तो क्वेश्चन ने भी आपकी बड़ी हेल्प की है। क्वेश्चन में ही सीधे लिखा है परिणमन अनुपात NS/NP 12.5 है। यूनिट क्या होगा परिणमन अनुपात का? कुछ नहीं, ये भी नंबर ऑफ टर्न्स है, ये भी नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कुछ होगा ही नहीं यूनिट। अच्छा, यदि इसकी प्राथमिक को 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें। देखो इसकी जो प्राथमिक है, प्राथमिक कॉइल, दो कॉइल होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर का हमने इस पे भी एक छोटा सा सिंबल बना लिया। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। उन्होंने बोला कि यदि इसकी प्राथमिक को 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें, तो जो प्राइमरी कॉइल है उसको हम कितना वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं? 220 वोल्ट। तो क्या बता सकते हैं इसको हम क्या सिंबल लिखें? Vp। प्राइमरी को दिया गया वोल्टेज 220 वोल्ट, स्रोत से जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात करिए। द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज आपको मालूम करना है, मींस सेकेंडरी कॉइल में जितना वोल्टेज मिलेगा वो आपको पता लगाना है। बताइए क्या लिखें उस सिंबल को? Vs। आपको क्या लगता है वोल्टेज ज्यादा मिलेगी? दे कितना रहे हैं आप? 220 वोल्ट। वोल्टेज ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? कैसे मालूम? क्योंकि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ये कैसे मालूम? क्योंकि इसका जो परिणमन अनुपात है वो 1 से ज्यादा है। अब आप याद करिए, किसी ट्रांसफार्मर का अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज्यादा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब वो ट्रांसफार्मर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो ये जो भी ट्रांसफार्मर है ना इस क्वेश्चन पे, वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। याद नहीं आया आपको? फिर से सुनिए, जिस ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम होगा वो अपचाई ट्रांसफार्मर, और जिस ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मींस आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी वो उच्चाई ट्रांसफार्मर। यहां पर जो क्वेश्चन में दिया गया है इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 12.5 है, दैट इज ग्रेटर देन 1। एंड इफ द transformation ratio is greater than 1, then the given transformer in this question is step up transformer, and step up transformer will increase the voltage। वो क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा। आप प्राइमरी कॉइल में कितना दे रहे हो?
220 वोल्ट सेकेंडरी कॉइल में क्लियर है कि 220 वोल्ट से ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा? 12.5 गुना। 12.5 उसका है ना, तो 12.5 गुना ज्यादा मिलेगा। बहुत सिंपल सा है, आप केवल उसको गहराई से सोचना शुरू करिए, बड़े आसान होते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला तो लगाते रहते हैं, फॉर्मूला तो याद करने की चीज है आपका। चलिए, नहीं समझ में आई बात? तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ा देगा वोल्टेज को, करंट को कम कर देगा। कैसे मालूम कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है? क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी कि इसका परिणाम अनुपात 1 से ज्यादा है। फिर ये किस में ज्यादा होंगे? प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, सारी चीजें याद रखो। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं अब NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP। NS अपॉन NP इज 12.5, VS we have to find, VP 220 वोल्ट। देन व्हाट विल बी इक्वल टू VS, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 220 इंटू 12.5 गुना करिए, ये 0, 22 पंचे 110, हासिल लगे 11, 22 दूना 44 और 11 55 की 5 हासिल लगा 5, 11 22 एकम 22 और 5 27, एक अंक पे दशमलव, इतने वोल्ट। वाह, 12.5 गुना वोल्टेज। मतलब आप कितना देंगे इसको? केवल 220 वोल्ट ही आपको वोल्टेज जब देगा तो निकाल के कितना देगा? 2750 वोल्ट, 2750 वोल्ट आपको आउटपुट में मिलेगा। बात समझ आ रही है आपको? ये चीज इस पे होगी। तो हर एक चीज ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल है और ट्रांसफार्मर आपने पूरा स्टडी किया हुआ है, तो हर एक चीज एक दूसरे से संबंधित है। बस जरूरत है उसको आपको समझने की, उसको सोचने की, और उस वक्त आपको वो बात याद आ जाए। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो लगातार आप इन चीजों की प्रैक्टिस भी करते रहिए भाई। ठीक है, तो आप इससे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर, ये भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, तो लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा और देखिए। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, फिर से हमारा जो ये क्वेश्चन है वो एक ट्रांसफार्मर से है, और ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में, थोड़ा सा ऐसा ये फिगर बना लेने से अच्छा आइडिया रहता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसमें प्राथमिक में फेरे कम होंगे, द्वितीयक में फेरे ज़्यादा रहेंगे। तो ये सेकेंडरी कॉइल है और ये प्राइमरी कॉइल है। ठीक, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 100 व 400 है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP 100 है और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या है 400। यदि प्राथमिक में 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, प्राइमरी कॉइल में हमने जो वोल्टेज सप्लाई की है वो हमने सप्लाई दिया है 120 वोल्ट ओनली। 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्राइमरी कॉइल को सप्लाई किया। लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है आपको? पहला ज्ञात करना है परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात को किससे रिप्रेजेंट करते हो? R से, तो पहले आपको R मालूम करना है। दूसरा, द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज, द्वितीयक जो कुंडली है उसमें उत्पन्न वोल्टेज मालूम करना है। मतलब क्या मालूम करना है? VS की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो ये दो क्वांटिटीज हैं, इस क्वेश्चन में से आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए बड़ा आसान है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का परिणमन अनुपात निकाल लेते हैं। परिणमन अनुपात, R का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, होता है NS अपॉन NP। और NS R के तो और भी फॉर्मूले हैं फिलहाल, लेकिन हम यही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको ये मालूम है, इस वजह से। NS की वैल्यू है 400 और NP की वैल्यू है 100। इस तरीके से R की वैल्यू आ जाएगी 4। यूनिट कुछ होता नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे हम इसको। R का मान 4 आएगा। 4 का मतलब क्या है
ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज जितना भी सप्लाई करोगे 4 गुना उसको बढ़ा दिया करेगा और करंट को 4 गुना कम कर दिया करेगा, ठीक है ना। ये इसका मीनिंग है। अच्छा, इसके बाद दूसरा मालूम करना है द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टेज। अब देखो आप ऐसे ही बता सकते हो, प्राइमरी में कितना वोल्टेज दिया है आपने 120, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज बढ़ाएगा कितने गुना 4 गुना, तो 12 चौके 48, 480 वोल्ट देगा वो निकाल करके। तो बिना किसी कैलकुलेशन के बता सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप सीधे सीधे जवाब दीजिए ना, थोड़ा सा सोच समझ के उसको। लेकिन यहाँ क्लास 12th में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला हम लगा के बताएं आपको। आप कोई भी लगा सकते हो, बड़े फॉर्मूले हैं यार इसके आपके पास। R इज इक्वल टू एक फॉर्मूला लगाएंगे VS अपॉन VP, ठीक है ना। तो R की जगह पर क्या लिखेंगे 4, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। VS हमें मालूम करना है, VP it is given in the question, that is 120 volt. Then what will be the value of VS? 12 4s are 48, 480 वोल्ट। तो हम केवल और केवल इसको जो सप्लाई देंगे वो 120 वोल्ट की सप्लाई देंगे, पर ये सेकेंडरी कॉइल में इसमें हमसे मिलेगा हमको 480 वोल्ट निकलेगा इससे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। आई होप कि समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अगेन वी हैव अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस क्वेश्चन में भी कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, चित्र वगैरह बन जाता है। तो हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, आप नहीं भी बनाइए कोई बड़ी बात नहीं है, पर पता लगता है कि प्राइमरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल के जितनी भी क्वांटिटीज दी जाएंगे सब उसमें P सफिक्स लगाएंगे, और सेकेंडरी कॉइल में जितनी भी राशियां आपको दी जाएंगी उसमें सबके साथ आप सफिक्स S लगा के रखेंगे। ओके। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:10 है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में फेरों की संख्याओं का अनुपात दिया है सीधे, क्या लिखते हैं बताइए। NP अनुपात NS बराबर 1:10। यदि इसमें 110 वोल्ट की मेन लाइन से जोड़ें, इसे हमने जिस लाइन से जोड़ा उसका वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट, उसकी मेन लाइन का वोल्टेज है। तो अब ये बताओ वोल्टेज है तो हम इसे VP लिखें कि VS लिखें? VS लिखें। हमने इसे 110 वोल्ट की मेंस में लगाया है, 110 वोल्ट की मेंस में लगाया है। VP लिखें कि VS लिखें? VP। मेंस आप कहां लगाओगे? प्राइमरी कॉइल में लगाओगे, मेन सप्लाई जो होगी आपकी, तो वो VP बराबर कितना आएगा 110 वोल्ट। याद रखिए मेंस से मेंस कहां पे आप लगाएंगे, आप प्राइमरी कॉइल में। VP 110 वोल्ट है, मेन से जोड़े जिसमें 100 एम्पियर की धारा है। ये करंट कहां की है, IS लिखें IP लिखें कि क्या लिखें? IP लिखना चाहिए। प्राइमरी का वोल्टेज 110 है और वहीं की करंट दी गई है कितनी है 100 एम्पियर की करंट है, ठीक। तो इससे कितने वोल्टेज पर कितनी धारा प्राप्त होगी, देखो बात आ गई ना कि कितने वोल्टेज पर और कितनी धारा मिलेगी। देते हम प्राइमरी को है, मिलती हमको कहां से है सेकेंडरी से, मतलब इसका वोल्टेज भी पूछा जा रहा है और इसकी करंट भी पूछी जा रही है। तो VS भी हमको निकालना है, IS भी हमको निकालना है, और उसके साथ आगे और एक लाइन लिखी उन्होंने कि प्राप्त शक्ति की भी गणना करिए। प्राप्त शक्ति तो P आउटपुट चाहिए कि P इनपुट चाहिए? प्राप्त कहां करोगे, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? प्राइमरी में हम देंगे, सेकेंडरी से हम लेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी आप देंगे, सेकेंडरी से आपको मिलेगी। याद रख लीजिए प्राइमरी कॉइल आपकी इनपुट है, जो भी आपको इसको देना है, सप्लाई करना है, मेंस लगाना है, वो सब प्राइमरी में आप लगाओगे। और सेकेंडरी इसका क्या है, सेकेंडरी इसका आउटपुट है। ये चीज याद रखें भाई। तो आप जैसे हमने बोला हमने दिया वोल्टेज, कहां देंगे हम इसको? प्राइमरी में। हमें मिला कहां से लेंगे? सेकेंडरी से। नहीं समझ में आ रहा है अभी? हाँ, तो ये इनपुट है और ये कौन सा है, आउटपुट है, ठीक है। तो सेकेंडरी का वोल्टेज भी चाहिए, कितनी प्राप्त होगी देखो ना। और प्राप्त होने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, प्राइमरी के पास कि सेकेंडरी के पास?
सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का वोल्टेज भी चाहिए, सेकेंडरी की करंट भी चाहिए। उसके साथ प्राप्त शक्ति, प्राप्त जो शक्ति होगी आपको, तो ये शक्ति प्राप्त होगी कहां से, और अगर ये होता कितनी शक्ति देंगे हम इसको, तो इनपुट निकालना पड़ता हमको। अभी पावर आउटपुट चाहिए मुझे, पावर आउटपुट वी हैव टू कैलकुलेट इट। ठीक है, चलिए सिंपल सा है, कैलकुलेशन करते चलते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं क्या फॉर्मूला, आईएस अब वीएस निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे, तो NS अपॉन NP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, VS अपॉन VP। NS अपॉन NP की वैल्यू क्या लिखी जाए बताइए, 1/10 NS अपॉन NP, NP अपॉन NS है 1/10, तो NS अपॉन NP का क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये 10 अपॉन 1 आ जाएगा। VS हमको मालूम करना है, VP हमको दिया गया है 110, सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो VS बराबर क्या आ जाएगा, 1100 वोल्ट, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इसका मतलब है, अब बताओ प्राइमरी में आप वोल्टेज सप्लाई दे कितनी रहे हैं, प्राइमरी कॉइल में आप कितना सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज, 110 वोल्ट, फिर वो आपको कितना निकाल के देता है, 1100 वोल्ट, 10 गुना बढ़ाए दे रहा है। और क्यों ना बढ़ाए, उसका परिणाम अनुपात जो 10 है, आप देख लो ना, NS अपॉन NP का मान 10 ही तो है। सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज 10, इसलिए ये वोल्टेज को 10 गुना क्या करेगा, बढ़ाएगा, वहीं करंट को 10 गुना कम करके देगा। तो आप अगर इसको 100 एम्पियर दे रहे हो ना, ये कसम से केवल 10 एम्पियर निकाल के आपको देगा बस। कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। अब फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, NS अपॉन NP इज 10 अपॉन 1, IP अपॉन IS, IP 100 है और IS हमको मालूम करना है। तो आप एक काम करो, इसको इधर ले आओ, 10 को इधर भेज दो, तो IS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, IS की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 एम्पियर। तो आप करंट देंगे कितना, 100 एम्पियर, फिर वो आपको वापस कितनी करेगा, 10 एम्पियर, 10 गुना कम कर देगा। और वैसे भी ये ट्रांसफार्मर अगर ऊंचाई है तो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, पर करंट के स्टेप को तो डाउन कर देगा ना ये। ठीक है, प्राप्त शक्ति मालूम करनी है, प्राप्त शक्ति मालूम करनी है, मतलब पावर आउटपुट मालूम करनी है आपको। पावर आउटपुट के लिए क्या फॉर्मूला लगाइएगा बताइए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर आउटपुट के लिए क्या लगेगा, आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको, सेकेंडरी कॉइल में। अगर सेकेंडरी कॉइल में पावर आउटपुट मिलेगा आपको, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, हाँ बिल्कुल सही, VS इंटू IS। VS की वैल्यू बताइए, VS हमने निकाला है 1100, तो ये 1100 वोल्ट, IS 10 एम्पियर, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 11,000 वॉट। 11,000 वॉट पर आपको इसकी जो प्राप्त शक्ति होगी, जो आपको पावर मिलेगी इससे, वो 11,000 वॉट की पावर मिलेगी। समझ आ रहा है। अच्छा, पावर सप्लाई कितनी कर रहे हैं हम, दे कितनी पावर रहे हैं, उसको हम VP इंटू IP से निकाल सकते हैं। बताओ, VP इंटू IP पूछा नहीं गया है, फिर भी अपनी ऐसी जानकारी के लिए। पावर इनपुट कितनी कैसे निकालेंगे, VP इंटू IP से निकालेंगे। VP कितना है 110, IP है 100, गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 11,000 वॉट। मतलब इसकी इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों आपस में कैसी हैं, सेम है। तो ये आपको पहले ही बताया गया था कि ट्रांसफार्मर जो होता है पावर को चेंज नहीं करता, पावर को बढ़ा नहीं सकता, घट जाएगी पावर कुछ लॉसेस की वजह से, लेकिन पावर इंक्रीज नहीं कर सकता। और इसमें तो घटी भी नहीं है, इसका मतलब क्या मतलब है, घटी नहीं पावर इसकी,
इसका मतलब इस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है, इसीलिए पावर घटी नहीं। एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसका इफिशियंसी 100% के बराबर है, तो ही तो पावर कम नहीं हुई। तो पावर का अधिकतर क्या होगा, कम हो जाएगी। बहुत मुश्किल है 100% एफिशिएंसी पावर का 100% एफिशिएंसी का हम एक ट्रांसफार्मर प्राप्त करना, पर क्वेश्चन है 100% एफिशिएंसी है उसकी। अदरवाइज पावर हमेशा क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत कम ही हो जाती है, बढ़ती तो कभी है नहीं उस पर। कुछ लॉसेस होते हैं ना, बहुत सारे लॉसेस, फ्लक्स लॉस, और जो उसमें वाइब्रेशंस के लॉस होते थे, और हिस्टेरेसिस लॉस, बहुत सारे हानियां लिखाई गई थी। उसकी वजह से पावर लॉस ही हो जाता है, बढ़ता तो कभी नहीं है। और अगर पावर लॉस नहीं हो रहा है, इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर है, इट मीन्स कि जो ट्रांसफार्मर उसमें लगा हुआ है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 100%। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट 100% इफिशियंसी ट्रांसफार्मर। 100% दक्षता का ट्रांसफार्मर प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है, असंभव है, नहीं हो सकता। खैर, तो ये हमने लगा लिया 33 नंबर क्वेश्चन। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ एक आदर्श ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखिए आदर्श ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर तो स्टेप अप ही है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आदर्श यानी कि आइडियल, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका इफिशियंसी 100% है। आदर्श ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर जिसका जो दक्षता होगी वो 100% होगी, 100%। मतलब इनपुट पावर और आउटपुट पावर उसकी कैसी आएगी, सेम आएगी। ये इसका मीनिंग है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में इनपुट पावर आउटपुट पावर सेम आ रही थी, तो पिछले क्वेश्चन में भले उन्होंने नहीं बोला, लेकिन जो भी ट्रांसफार्मर था वो ट्रांसफार्मर कैसा वाला ट्रांसफार्मर था, आदर्श ट्रांसफार्मर था। ओके, कि प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं। थोड़ा सा इसको जरा मैं ऐसे बना लेता हूं। ये क्रोड को रिप्रेजेंट करती है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP = 100 तथा परिणमन अनुपात 100 है। परिणमन अनुपात को कैसे लिखेंगे, R से, 100 है। अगर 100 है तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। देखो, निवेशी वोल्टेज व शक्ति क्रमशः, निवेशी वोल्टेज और निवेशी शक्ति, उनके मान 220 वोल्ट और 1100 वाट है। तो बताइए फिर कि निवेशी वोल्टेज को किससे लिखा जाए, VP कितना दिया गया है, 220 वोल्ट, और निवेशी पावर दी गई है, पावर इनपुट दी गई है 1100 वाट। ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या मालूम करनी है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS = क्वेश्चन मार्क। प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा IP = क्वेश्चन मार्क। द्वितीय कुंडली में वोल्टेज VS = क्वेश्चन मार्क। तथा धारा, मतलब द्वितीय कुंडली में वोल्टेज भी चाहिए और द्वितीय कुंडली में धारा भी चाहिए, हमको दोनों चीजें चाहिए। NS, IP, VS, IS सब निकालने हैं आपको। चलिए, सबसे पहले क्या आप सॉल्व करना पसंद करेंगे, NS। तो सबसे पहले मैं लगा लेता हूं 9। R = एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, NS/NP। R की जगह पर बुआ क्या लिखा हुआ है, 100। NS की जगह पर हमको निकालना है, NP की वैल्यू कितनी है, 100। मतलब 100 फेरे हैं ना प्राथमिक कुंडली में, तो आप सॉल्व करेंगे, NS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 और फेरे। तो प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं, 100, लेकिन द्वितीय कुंडली में कितने फेरे हैं, 10,000 फेरे। 100 का 10,000 करेगा, मतलब 100 गुना करेगा, और वैसे ही परिणाम पास 100 दिया गया है। ठीक है, NS निकल करके आ गया। अब NS के बाद IP हमको निकालना है। IP बड़ा आसान है, ऐसे निकाल लो आप। देखो, आप पावर इनपुट का फॉर्मूला लगाइए। अब मुझे ये बताओ, हम पावर का फॉर्मूला होता क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। अब ये पावर इनपुट है, तो इसमें इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट ही तो लेनी चाहिए मुझे। इनपुट वोल्टेज मतलब VP, इनपुट करंट मतलब IP,
नहीं समझ में आया। इनपुट पावर की वैल्यू कितनी दी गई है? 1100। इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट है और आईपी हमें निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 पंचे 110। इसका मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया, आईपी की वैल्यू आ गई। अब वीएस की वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। वीएस ऐसे निकाल लो आप सीधे आर का फॉर्मूला लगाओ, वीएस अपॉन वीपी। आर की वैल्यू वीएस अपॉन वीपी भी तो होती है, तो आर की जगह पर लिखेंगे 100, वीएस हमको निकालना है और वीपी की वैल्यू कितनी दी गई है देखो, वीपी का मान 220। इस तरीके से सॉल्व करके वीएस की वैल्यू कितनी आएगी, ये इसमें गुणा हो जाएगा, 22 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे, तो 22 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,000 वोल्ट। अब देखो वोल्टेज सप्लाई कितनी हो रही, 220 वोल्ट, पर वो आपको निकाल के कितनी दे रहा है, 22,000 वोल्ट आपको आउटपुट में मिलेगा। वहां पर करंट 5 एम्पियर दे रहे हैं, आउटपुट में कितनी मिलेगी ये हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि आईपी मालूम है, चलो ठीक है, अब आप एक फॉर्मूला लगा लो, R इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। आर का फॉर्मूला आई के साथ उल्टा रहेगा ना, तो आर की वैल्यू है 100, आईपी हम मालूम कर चुके हैं बेटा, देखो 5 एम्पियर, और आई एस हमको मालूम करना है। ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर भेज देंगे, तो 5/100 मतलब जो आई एस की वैल्यू मिलेगी 0.05 एम्पियर। तो आप देंगे कितनी, 5 एम्पियर, पर करंट आउटपुट में मिलेगी कितनी, 0.05 एम्पियर करंट आपको आउटपुट में मिलेगी। तो 10,000 फेरे रहेंगे, 5 एम्पियर करंट इनपुट में हम दे रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज 22,000 वोल्ट मिलेगा और आउटपुट करंट केवल 0.05 एम्पियर आपको मिलेगी, क्योंकि ये चाई ट्रांसफार्मर है, करंट को कम करेगा। हो गए सारे जवाब इसके, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट 35 नंबर लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या की 50 गुनी है। इसका मतलब है प्राथमिक कुंडली में फेरे इस बार इसके ज्यादा हैं और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कैसी है, कम है। फिर से देखिए, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या की 50 गुनी है। मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरे अगर NP लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली में फेरे NS लिखेंगे, तो प्राथमिक कुंडली में जो फेरे हैं वो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या के 50 गुने के बराबर है। तो अगर ये 50 गुने के बराबर है तो यहां से NS अपॉन NP की वैल्यू कितनी आएगी, NS अपॉन NP की वैल्यू आएगी 1/50। अब इसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसमें प्राइमरी में फेरे ज्यादा हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। प्राथमिक कुंडली में 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित करने पर, प्राथमिक कुंडली में हमने कितना वोल्ट लगाया, 300 वोल्ट, मतलब Vp इज इक्वल टू 300 वोल्ट। 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित करने से द्वितीयक कुंडली में कितना विभवांतर प्राप्त होगा, द्वितीयक कुंडली में प्राप्त विभवांतर आपको पता लगाना है। द्वितीय कुंडली में विभव ज्यादा मिलेगा, 300 से कम मिलेगा या बराबर मिलेगा, क्यों कम मिलेगा भाई, अपचाई ट्रांसफार्मर है। देखो अब आपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए, तो अब हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, NS अपॉन NP इज इक्वल टू VS अपॉन VP। NS अपॉन NP डायरेक्टली इसकी जगह पर हम 1/50 लिख सकते हैं। VS वी हैव टू फाइंड आउट, VP 300 वोल्ट, ये इधर आ जाएगा, तो VS की वैल्यू होगी 300/50। VS इज इक्वल टू 300/50, देन VS इज इक्वल टू 6 वोल्ट। VS की वैल्यू 6 वोल्ट के बराबर आ जाएगी। सेकेंडरी कॉइल में आपको केवल और केवल
6 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा। अब बताएं क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी? तो आसान है क्वेश्चन, तो फिर इसमें 35 ही रख लेते हैं, अगले दिन से अगला लेसन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपके अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप पूछ सकते हैं हमसे, तो नहीं तो अगर पूछे जाएंगे तो कल इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर हम अगले दिन से अगला लेसन स्टार्ट कर देंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लेसन के न्यूमेरिकल लगाने शुरू कर देंगे। तो आज की फिजिक्स में हम इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी न्यूमेरिकल्स की इसी सीरीज को चालू रखा जाएगा, लेकिन अगली क्लास में आप करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।